हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेयसेट क्लासेस। हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था अकाउंट्स का सेकंड लास्ट क्लास में, दैट इज अकाउंटिंग रेशियोज। अकाउंटिंग रेशियोज में हम ऑलरेडी दो रेशियो खत्म कर चुके हैं। पहली रेशियो जो हमने करी थी दैट वाज लिक्विडिटी रेशियो। लिक्विडिटी रेशियो में हमने दो रेशियो पढ़ी थी, करंट रेशियो और क्विक रेशियो। फिर हमने सेकंड कल पढ़ी सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में हमने चार रेशियो पढ़ी। सबसे पहला डेट इक्विटी रेशियो, टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो और लास्ट हमने करी थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। यहां तक सारी रेशियोज का आंसर हम रेशियो में ड्रॉप करते थे, इसका आंसर हम टाइम्स में। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड रेशियो इज एक्टिविटी रेशियो, या फिर इसे हम टर्नओवर रेशियो के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमें इन टोटल चार रेशियो पढ़नी है। सबसे पहली रेशियो है हमारी इसमें इन्वेंट्री टर्नओवर। बेटा इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। और टर्नओवर का मतलब क्या होता है? सेल्स। टर्नओवर का मतलब होता है सेल्स। तो जितनी भी टर्नओवर रेशियो आएंगी या एक्टिविटी रेशियो आएंगी, उसके न्यूमरेटर में हमेशा टर्नओवर यानी कि सेल्स आएगी। क्या आएगी? सेल्स, क्योंकि टर्नओवर नाम में है। और डिनोमिनेटर में एवरेज ऑफ फर्स्ट वर्ड आएगा। एवरेज ऑफ फर्स्ट वर्ड क्या है इसमें? यानी कि इसके फॉर्मूले में न्यूमरेटर में क्या आएगी? सेल्स, और डिनोमिनेटर में एवरेज इन्वेंटरी। अब सेल्स जो होती है बेटा, दो तरह की सेल्स होती है। अब आप कहेंगे सर सेल तो एक ही सेल होती है जो गुड्स बेचे। बेटा सेल दो वैल्यूज में होती है, एक तो सेल प्राइस और एक जो सेल करी है उसका कॉस्ट प्राइस। सपोज ये मार्कर मैंने 25 का सेल किया, कितने का? इसमें प्रॉफिट कमाया 5 रुपीज। ये जो 25 है, 25 इज सेल्स प्राइस, 25 इज सेल्स प्राइस। तो इसको मैं लिखता हूं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। आरएफओ बोलेंगे हम इसे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? सेल्स। इसको हम डिनोट करते हैं आरएफओ से। ये हमारे लिए है याद करने के लिए आरएफओ, आप पूरा लिख के आएंगे पेपर में। आरएफओ यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स। अगर आप सेल्स में से माइनस कर दें प्रॉफिट, सेल में से माइनस कर दें प्रॉफिट, तो क्या आता है हमारे पास? कॉस्ट। समझना, मैंने ये 25 का सेल किया, इसमें 5 रुपए प्रॉफिट कमाया, तो इसका मतलब इसकी कॉस्ट मुझे कितनी पड़ी होगी? 20। तो उसको मैं बोलता क्या हूं? कॉस्ट ऑफ सेल। क्या बोलता हूं? कॉस्ट ऑफ सेल, यानी कि कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। टर्म्स क्लियर हुई? दो टर्म्स आ गए हमारे पास, एक तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एक आ गई कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। दोनों का मतलब क्लियर हुआ? और अगर मैं रेवेन्यू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का फॉर्मूला बनाना चाहूं तो देखेंगे यहां पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, जो आपने अभी मुझे बताया सर, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ये 25 का बेचा, यानी कि आरएफओ हो गया, प्रॉफिट कमाया 5 रुपए। तो सेल में से जब प्रॉफिट माइनस होता है तो कॉस्ट आती है। ये फॉर्मूला कोई याद करने वाला तो नहीं है, मेरे हिसाब से तो समझने वाला है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू आरएफओ माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल में से प्रॉफिट हटाएंगे तो कॉस्ट ही आती है। क्लियर हो गई बात? सेल में से
प्रॉफिट माइनस कर दोगे तो पता लग जाएगा कि मेरे को कितने का पड़ा था वो। अब इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में न्यूमरेटर में आता क्या है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। अब कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो निकालना सीख लिया आपने, आरएफओ माइनस जीपी। एक और फॉर्मूला होता है इसी कॉस्ट ऑफ आरएफओ का, एक और फॉर्मूला होता है बेटा, इसको हम ट्रेडिंग वाला फॉर्मूला बोलते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट तो सीखा था सबने 11th में, याद है ट्रेडिंग अकाउंट? ट्रेडिंग अकाउंट में जो जो ट्रांजैक्शन आती थी सबको लिखेंगे यहाँ पे, ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ये ट्रेडिंग का अलग फॉर्मूला है और इसको हम वहां पे पता है किस नाम से पढ़ते थे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ सेल, बात तो एक ही है, टेंस ही तो बदला, कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ये कॉस्ट ऑफ आरएफओ यानी कॉस्ट ऑफ सेल का दूसरा फॉर्मूला ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज। नेट परचेज का मतलब क्या होता है, परचेज माइनस परचेज रिटर्न, परचेज माइनस परचेज रिटर्न प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी डायरेक्ट एक्सपेंस पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा, जो भी हमारे फैक्ट्री एक्सपेंस होंगे। कौन से खर्चे होंगे, फैक्ट्री एक्सपेंसेस। फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं उसे डायरेक्ट एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। अब फैक्ट्री के खर्चे कौन कौन से होते हैं देखना, ध्यान से समझना बेटा। वहां लिखा है फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटनिंग, हीट, कोल, कोयला कहां पे यूज होता है, फैक्ट्री में। फ्यूल, वो सब फैक्ट्री के नाम से पता लग रहा है। कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी क्या होती है, जो गुड्स परचेज करे बाहर से उस पे जो टैक्स लगा वो किस पे लगता है, फैक्ट्री में लगता है, क्योंकि जो खरीद के लाओगे वो फैक्ट्री में आएगा, पहले उस पे प्रोसेसिंग होगी। एक्साइज ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी क्या होती है ध्यान से समझना। इंडिया में जो सबसे पहला टैक्स मैन्युफैक्चरिंग पे लगता है, जैसे ही गुड्स बने उस पे पहला टैक्स जो लगता है दैट इज एक्साइज ड्यूटी। तो एक्साइज ड्यूटी मैन्युफैक्चरिंग पे है। मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे होती है, फैक्ट्री में, तो एक्साइज ड्यूटी को भी हम फैक्ट्री एक्सपेंस मानते हैं। ये तो नॉर्मल हो गया, आपको दो याद रखने, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, ये दोनों फैक्ट्री के होते हैं। एक दो डिस्कशन और है इसमें। आपके पास क्वेश्चन में दिया हुआ है सपोज वेजेस, सैलरी, इसमें से कौन सा फैक्ट्री का है, बहुत बार कर दिया है तो बचपन से करते आ रहे सर। वेजेस है, सैलरी। अगर हम बात करें, आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है सैलरी एंड वेजेस एक साथ 5000, तो आप इसे डायरेक्ट ट्रीट करेंगे या नहीं करेंगे? क्यों? आपको फर्स्ट वर्ड पे फोकस करना है। अगर पहले वेजेस होता तो मैं लेता इसे, क्योंकि मैं फर्स्ट वर्ड को इंपॉर्टेंस दूंगा, सेकंड को इग्नोर करना है। और पहला अगर वेजेस है तो फैक्ट्री एक्सपेंस ट्रीट हो जाएगा, वो लिखा गया है। क्लियर? एक एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस ऑन परचेज, एक्सपेंसेस ऑन सेल्स। परचेज के खर्चे कहां पे गिने जाएंगे, फैक्ट्री में, क्योंकि जब भी आप गुड्स खरीद के लाते हैं पहले फैक्ट्री में आएंगे, प्रोसेसिंग होगी, प्रोसेसिंग होने के बाद फिनिश गुड्स बनेगा, पैकिंग होगी, वो बिकेगा कहां से, ऑफिस से। फैक्ट्री से सेल तो होती नहीं है, फैक्ट्री से ऑफिस में जाता है, गोडाउन में जाता है, वहां से बिकता है। तो जो सेल्स के खर्चे होंगे वो डायरेक्ट नहीं होते, फैक्ट्री के खर्चे नहीं माने जाते। पर परचेज के खर्चे ये हमारे डायरेक्ट होते हैं, ये हमारे डायरेक्ट नहीं होते। इसमें कोई डाउट? अब इसके बाद आपको ये एक खर्चे में दिक्कत करते हैं, जान के नाम एक जैसा है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड। कैरेज का मतलब होता है किराया, इनवर्ड का मतलब होता है जो चीज अंदर आ रही है, यानी कि परचेज पे अगर किराया लगा तो वो एक्सपेंस ऑन परचेज हो गया ना। और अगर आउटवर्ड है यानी कि बाहर जा रही है, यानी कि सेल्स है, तो ये एक्सपेंस ऑन सेल्स हो गया ना, तो ये नहीं आएगा। आपको ध्यान रखना है, अगर कोई खर्चा परचेज से रिलेटेड है तो फैक्ट्री का है, सेल्स से रिलेटेड है तो फैक्ट्री का नहीं है।
तो आपको डायरेक्ट एक्सपेंस में कुछ बातें ध्यान रखनी है, कंफ्यूजन कर सकते हैं। आपको वेजेस, सैलरी, कैरेज इनवर्ड, कैरेज आउटवर्ड सब दे सकते हैं। तो आप डायरेक्ट में क्या लेने वाले हैं, एक तो वेजेस लेने वाले हैं और एक कैरेज इनवर्ड लेने वाले हैं, आउटवर्ड नहीं लेंगे। ज्यादातर इसी में आता है कंफ्यूजन, मतलब वो ये 3-4 टर्म यूज करते हैं, 1, 2 और 3, 4, इसी में कंफ्यूज करते हैं आपको। बाकी तो सबको पता है कि क्या होने वाला है, क्योंकि उसके नाम के आगे लिखा होता है कि वो डायरेक्ट है, मतलब फैक्ट्री का है या नहीं है। यही 4 टर्म्स ने आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। इज इट ओके? आपके पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ गया। 2 फॉर्मूले बता दिए आपको, एक तो आरएफओ माइनस जीपी या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इससे क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब बात आती है सर एवरेज इन्वेंटरी। यस, ओपनिंग इन्वेंटरी यानी कि ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग इन्वेंटरी यानी क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2। यहां से एवरेज निकल जाएगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन एवरेज इन्वेंटरी। अब इसका जो आंसर आएगा बेटा, जितने भी टर्नओवर रेशियो है इसके सारे आंसर टाइम्स में, जितनी भी टर्नओवर रेशियोज हैं इसका आंसर टाइम्स में लिखेंगे। क्लियर हो गई बात? कुछ आंसर इन्होंने परसेंटेज में लिखे होंगे, हम टाइम्स में लिखेंगे। हमें सारे टाइम में लिखने, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ आ गया? आप एक बार इसको नोट करें, मतलब फोटो क्लिक करें, पॉज करें। देखो बेटा, कुछ क्वेश्चंस में ये आपको क्या करेंगे, जैसे हमें कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकालना है, उसको कैलकुलेट करने के लिए ये आपको क्या करेंगे, इधर देखेंगे बेटा, आपको दे दिया आरएफओ। आरएफओ का मतलब सेल्स। सपोज सेल्स इज ₹10, आगे लिख दिया जीपी इज इक्वल्स टू 20%। अब जीपी के आगे कुछ नहीं लिखा, तो ये किस पे होगा, सेल्स का 20%। तो आप क्या निकालने वाले हैं, जीपी इज इक्वल टू 2 लाख, इसका 20% निकाल दिया ना। आरएफओ माइनस जीपी करेंगे तो कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा, फॉर्मूले में पुट हो जाएगा। तो सिंपल सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। दूसरा एग्जांपल समझना, आपको क्वेश्चन दिया आरएफओ इज इक्वल्स टू 12 लाख, जीपी इज इक्वल्स टू 20% ऑन कॉस्ट, 20% ऑन कॉस्ट। और आपको गिवन क्या है, आरएफओ यानी कि सेल्स। कॉस्ट पे मैंने लॉजिक आपको पिछली बार बताए थे, अब लॉजिक नहीं, आप सिंपल सी बात समझ रहे हैं। यहाँ पे जीपी आगे कुछ नहीं लिखा, तो जीपी ऑन सेल है और यहाँ पे भी सेल है, तो मैंने सीधा इससे मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला। अब फर्क क्या है, यहाँ पे सेल है और यहाँ पे क्या है, कॉस्ट। तो मुझे कॉस्ट से सेल पे जाना है, कॉस्ट से सेल पे जाना है। तो मैं क्या करने वाला हूँ, जीपी इज इक्वल्स टू 20/100 होता है, प्लीज 20/100 होता है। अब मुझे C से S पे जाना है, C से अल्फाबेटिकली C से D E F G आगे करते करते S तक जाना है। तो मुझे कुछ प्लस करना पड़ेगा या माइनस? तो नॉर्मल ये होता है, फॉर्मूला क्या होता है, +20 यानी कि जो रेट होगा। तो फॉर्मूला होता है रेट अपॉन 100 प्लस रेट अगर कॉस्ट से सेल पे जाना है, इनटू जो गिवन है। तो 20/120 इंटू 12 लाख, 0 से 0 ये हो गया 1 लाख, 1 लाख इंटू 2 लाख आ गया जीपी। अब जीपी 2 लाख आ गया, आरएफओ गिवन है, तो आपका काम तो हो जाएगा। मेन पॉइंट्स ये समझने वाला था। अब ध्यान से एक और इसमें केस क्या हो सकता है, इसको ही रेस कर लीजिए, फोटो तो है ही ऑलरेडी। एग्जाम्पल, आपके पास क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ आरएफओ है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ इट इज रुपीज सपोज 9 lakhs। आपको जीपी गिवन है, कौन सी जीपी 10%।
कुछ नहीं लिखा तो भी सेल है, और सेल लिखा है तो भी सेल ही है, और ऊपर गिवन क्या है, कॉस्ट। अब मुझे एस, ये क्या है, सेल। कुछ नहीं लिखा तो सेल मान लेते हैं, सेल से कॉस्ट पे जाना है, तो मेरा जीपी कैसे निकलेगा, जीपी इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 100 माइनस 10 इनटू जो गिवन है। ठीक है, यहाँ पे चेंज कर देते हैं इसे, तो ये हमारा आ जाएगा 1 लाख मल्टीप्लाई करके जीपी आ गया, कॉस्ट ऑफ आरएफओ है, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। अब बच्चा कहता है सर ध्यान से समझना, मेरे पास कॉस्ट ऑफ आरएफओ तो गिवन था, मैंने ये काम क्यों किया। अगले क्वेश्चन में ना आपको सॉल्यूशन में आरएफओ चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ गिवन है, जीपी गिवन है, आरएफओ निकाल सकते हैं। हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे वहां पे भी जाके, मैं आपको वहां पे जाके नया फॉर्मूला नहीं कराऊंगा। आरएफओ निकालने का फॉर्मूला अगर मैं यहीं से जनरेट करूं, आरएफओ इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ आरएफओ प्लस जीपी, समझ आ गई बात। अब जीपी निकालने के 3 तरीके होते हैं, तीनों समझा दिया, या तो वैल्यू गिवन होगी या परसेंटेज में होगा, तो आप जीपी निकाल सकते। इज इट ओके, कोई प्रॉब्लम। बेटा यहाँ पर फोटो क्लिक कर रहे हैं, देखो बेटा हमने एक्टिविटी रेशियो में पहला करा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, अब दूसरा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड का मतलब बिजनेस, रिसीवेबल मतलब जिससे पैसे लेने हैं। तो हमने बिजनेस में 2 लोगों से पैसे लेने होते हैं, एक तो डेटर्स, जिन्हें बेचे हैं गुड्स, और एक बिल रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब यहाँ पे 2 है ट्रेड के रिसीवेबल, एक डेटर्स और एक बिल रिसीवेबल। अब बेटा एक बात बताएं, मैंने कहा था आपके पास न्यूमरेटर में सेल्स आती है टर्नओवर वाले फॉर्मूले में, डेटर में भी सेल ही आएगी। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो में टर्नओवर वर्ड आ गया तो न्यूमरेटर में सेल आने वाली है। और मैंने आपको बताया कि ट्रेड रिसीवेबल कौन होते हैं, हमारे डेटर्स। डेटर को हमने सेल करी होती है या नहीं, डेटर को सेल करी होती है तभी तो पैसे लेने हैं। अब वो जो सेल है वो कैश सेल होती है या क्रेडिट सेल होती है, कैश सेल होती है या क्रेडिट सेल, क्योंकि कैश सेल होती तो वो डेटर थोड़ी होते मेरे। तो मैं यहाँ पे क्या लिखने वाला हूँ, क्रेडिट आरएफओ। सेल तो चाहिए पर कौन सी वाली चाहिए, अपॉन एवरेज क्या आएगा बेटा, ट्रेड रिसीवेबल, क्योंकि आपको बताया था फर्स्ट वर्ड का एवरेज निकालना है। क्रेडिट आरएफओ अपॉन ट्रेड रिसीवेबल, इसके आगे वर्ड लिखा हुआ है नेट क्रेडिट आरएफओ, यानी कि नेट सेल लेनी है। कौन सी सेल लेनी है, नेट, मतलब सेल माइनस सेल्स रिटर्न करने के बाद जो है, भाई जितने मैंने सेल करी उसमें से कुछ गुड्स वापसी आ गए होंगे ना, तो माइनस करने के बाद नेट सेल आएगी, नेट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। इसके लिए ध्यान से समझेंगे बेटा, हमने अभी फॉर्मूला किया कॉस्ट ऑफ आरएफओ इज इक्वल टू आरएफओ माइनस जीपी, याद किया अभी ये फॉर्मूला यहाँ लिखा है अभी। तो आपको क्वेश्चन में जीपी दे देंगे, परसेंटेज जैसे अभी निकालने सीखा, कॉस्ट ऑफ आरएफओ दे देंगे, क्या आप आरएफओ निकाल सकते हैं। सपोज जीपी दे दिया, ये भी नहीं दिया, ये भी नहीं दिया, पर यहाँ पे क्या दे दिया, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग, ये दे दिया, तो आप कॉस्ट ऑफ आरएफओ निकाल पाएंगे पहले यहाँ से। इस फॉर्मूले से क्या निकालेंगे, कॉस्ट ऑफ आरएफओ। कॉस्ट ऑफ आरएफओ यहाँ आ गया, यहाँ से आरएफओ आ जाएगा। समझ रहे हैं, डेटा बहुत सारा होगा, आप कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा करना क्या है। बेटा पहले पढ़ो निकालना क्या है। आपको निकालना है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फॉर्मूला नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। क्रेडिट सेल यानी आरएफओ चाहिए सर, आरएफओ मेरे फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ आर इज इक्वल्स टू आरएफओ माइनस जीपी। अब मेरे पास जीपी की तो परसेंटेज है, वो तो काम खत्म हो गया। अब इन दोनों में से एक चाहिए, या तो ये दे दो, नहीं दिया तो इसको निकालने का एक और फॉर्मूला है मेरे पास, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, इससे कॉस्ट ऑफ आरएफओ आ जाएगा। कॉस्ट ऑफ आरएफओ में जीपी जाके प्लस हो जाएगा तो आरएफओ आ गया आपके पास। लेकिन मुझे कौन सा आरएफओ चाहिए, ये आरएफओ कौन सा आएगा, टोटल आरएफओ आएगा। टोटल आरएफओ का मतलब क्या होता है, कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ। बच्चा कहता है सर ये क्या करा आपने, बेटा आरएफओ का मतलब याद रखो, मतलब सेल्स।
सेल आप दो तरह की करते हैं, कैश से, क्रेडिट से, की वही तो है। आरएफओ में दिमाग घूमता है, कैश आरएफओ, ये क्या आ गया नया भाई? कैश सेल और क्रेडिट सेल, आपके पास यहाँ से आपने आरएफओ निकाल लिया, ये टोटल आरएफओ ही होता है। इसमें से कैश आरएफओ आपको 100% दी हुई होगी, तो टोटल आरएफओ में से कैश आरएफओ माइनस कर देना, क्रेडिट आरएफओ आ जाएगा। यही तो चाहिए था। सेल आरएफओ मतलब सेल्स। अगर रिटर्न गिवन होगी तभी तो माइनस होगी, अदरवाइज तो आप क्या करेंगे, टोटल आरएफओ में से कैश आरएफओ माइनस करा, क्रेडिट आरएफओ आ गया। क्रेडिट आरएफओ आने के बाद वो यूज हो जाएगा अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का फॉर्मूला क्या होगा? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल इज इक्वल्स टू ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन, कोई प्रॉब्लम? समझ आया ये क्वेश्चन? ये वाला फॉर्मूला समझ आ गया सबको? ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2। अब क्वेश्चन में ना आपको क्या करेंगे, ओपनिंग डेटर, ओपनिंग बीआर, क्लोजिंग डेटर, क्लोजिंग बीआर, अब चारों को प्लस करेंगे, अपॉन में 2 ही आएगा। ये ना हो 4 वैल्यू है तो अपॉन में 4 लगा दिया। समझ आ गई बात? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद अगर हम बात करें ट्रेड रिसीवेबल में ही एक छोटा सा पॉइंट और पूछा जाता है आपसे, बेटा ट्रेड रिसीवेबल से पैसा लेना है या देना है? लेना है। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड। हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें नंबर ऑफ मंथ्स भी ले सकते हैं या नंबर ऑफ डेज भी ले सकते हैं जो पूरे साल में होते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ले लेना आप, कोई भी नंबर ऑफ मंथ ले लिए मान लो आप, समझ जाना कि अगर डाटा डेज वाला है तो डेज ले सकते हैं मंथ की वजह। नंबर ऑफ मंथ्स अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, यानी कि जो यहाँ से आंसर आया होगा उससे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा वो आंसर होगा इन मंथ्स, लाइक 5 मंथ, 7 मंथ, 8 मंथ, कुछ भी हो सकता है। अभी क्वेश्चन में तब पता कैसे करते हैं आपको, मैं आपको बता देता हूँ, आप समझ पाए शायद। एवरेज कलेक्शन पीरियड दे देंगे, ठीक है, मंथ्स में एवरेज कलेक्शन पीरियड आ गया, लाइक 5 मंथ्स दे दें, और आपको वहां से क्या निकालना पड़ेगा, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ जाएगी आपकी वहां से, क्योंकि आप ये फॉर्मूला लगाएंगे, नंबर ऑफ मंथ्स आ गया। अब ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आ गया, नेट क्रेडिट आरएफओ दे देंगे, क्या कहेंगे, कैलकुलेट एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो पहले यहां से ट्रेड रिसीवेबल निकलेगा, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, फिर ये यूज होगा, वहां से एवरेज ट्रेड। तो क्वेश्चन को रिवर्स ऑर्डर में चलवा देंगे, सही बात, ठीक है। तो अभी इस क्लास में इतना ही करेंगे, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय।